हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा। आज फिर मैं आपके लिए कुछ केस स्टडीज़ लेकर आई हूँ जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमने मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ लीडरशिप से रिलेटेड और कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड केस स्टडीज़ कैसी पूछी जाती है। वैसे तो इन दोनों टॉपिक से ज़्यादा केस स्टडीज़ नहीं आती है, पूछी जाती है तो छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें, बट आपको इसका ध्यान होना चाहिए कि इनकी कैसे स्टडी करनी है, कैसे आंसर फाइंड आउट करना है और किस टाइप की केस स्टडीज़ आपके पास आ सकती है। तो आज का वीडियो कम्युनिकेशन और लीडरशिप से रिलेटेड केस स्टडीज़ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अमित एंड मिक्की आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। दोनों क्या करते हैं? सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं बट उनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। वन डे एट लंच टाइम मिक्की इन्फॉर्म अमित। लंच टाइम पे काम हो रहा है ये। मिक्की ने इन्फॉर्म किया अमित को दैट ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन सम पीपल आर गोइंग टू बी रिट्रेंच्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। उसने बताया, मिक्की ने बताया अमित को कि कंप्यूटराइजेशन होने के कारण कुछ लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा रहा है। ठीक है, रिट्रेंच मतलब होता है निकाल देना, छुट्टी कर देना उसकी। ठीक है, नौकरी से निकाल देना रिट्रेंच कहलाता है। तो अमित को इन्फॉर्म किया इसने मिक्की ने। अच्छा, लंच टाइम पे हो रहा है ये काम। कब हो रहा है? लंच टाइम में हो रहा है। नेम विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमें यहाँ क्या बताना है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताना है। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताना है। आंसर क्या होगा इसका? देखो, अमित और मिक्की क्या हैं? दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं पर डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं। पर जब वो बात कर रहे हैं, जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है? लंच टाइम है। ठीक है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो फॉर्मल नहीं हो रहा बेटा। फॉर्मल उस कंडीशन में होता जब दोनों पोस्ट पे रहते, यानी वर्किंग आवर्स के ड्यूरेशन में बात कर रहे होते और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते, तब होता। पर अभी वो लंच टाइम में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मिक्की ने उसको अमित को बताया, तो ये कौन सा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, क्योंकि लंच टाइम में जब आपस में बैठ के कोई भी एम्प्लॉयज़ बात करते हैं, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे सबॉर्डिनेट्स हो, चाहे सिमिलर लेवल के एम्प्लॉयज़ हो, सारे के सारे अगर बात कर रहे हैं तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। चलिए अब देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, और उस कम्युनिकेशन, जिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उसकी क्या बतानी है? लिमिटेशंस बतानी है। तो लिमिटेशंस बताते हैं। द ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन मेथड के नाम से या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी बोला जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड रैपिडली, समटाइम गेट डिस्टॉर्टेड. It is very difficult to detect the source or such communication. यानी ये बहुत जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन इसमें पास होती है। क्यों? क्योंकि पहले से कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता इसका, फिक्स्ड सिस्टमैटिक एक हायरार्की नहीं बना होता इसमें कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाएगा, कौन किसको कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पर कोई भी फिक्स मेथड नहीं होता है, कोई भी फिक्स वे नहीं होता है। ओके, सो दैट बहुत फास्टली, रैपिडली क्या होते हैं यहाँ पर? कम्युनिकेशन होता है और मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये डिटेक्ट करना कि उस मैसेज का या उस कम्युनिकेशन का या इन्फॉर्मेशन का मेन जो सोर्स है वो कौन सा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये रोमर्स के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, और उसका जो मेन सोर्स है, यानी यहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। सेकेंड देखिए, इट ऑल्सो लीड्स टू जनरेट रोमर्स। अफवाहें को बोलते हैं। अफवाहें जो होती है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा फैलती है। कौन से वाले कम्युनिकेशन में? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ओके, रोमर्स, पीपल आर बिहेवियर इज affected by rumors and informal discussion and sometimes may hamper work environment. और इन रूमर्स की वजह से पीपल का जो बिहेवियर होता है, जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, वो अफेक्ट होता है क्योंकि रूमर्स सुन करके और एम्प्लॉयज़ अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं या नेगेटिव मैसेजेस इधर से उधर पास करने लग जाते हैं और इनफॉर्मल डिस्कशन शुरू हो जाती है कि ये करना है, वो करना है, अब ये होगा, वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें। मान लीजिए, देखिए अभी वहाँ निक्की ने अमित को बताया कि रिट्रेंच किया जा रहा है कुछ एम्प्लॉयज़ को, तो सब में
में इस तरीके की अफवाहें फैलने लग जाएगी कि सबको हटा दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी सारे इनफॉर्मल डिस्कशन होने लग जाते हैं और जो एनवायरनमेंट होता है, वर्क एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत हैम्पर सा हो जाता है, सब कुछ डिस्टर्ब सा हो जाता है। ओके, तो ये लिमिटेशंस है इसकी। क्या, एक तो बहुत रैपिडली इसमें इंफॉर्मेशन जाती है जिसकी वजह से जो उसका सोर्स है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। दूसरा, रूमर्स को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर वर्किंग एट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Your superior, a top level management personnel, sent a message for you which you received and well understood. Is the communication process complete? Give reason. आप मिडिल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, आपको आपके सुपीरियर यानी टॉप लेवल के किसी ऑफिशियल ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से पढ़ा और समझा। क्या समझने के बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो गया? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ रखा है और कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि सिर्फ रीड करने से या उसको अंडरस्टूड करने से ही ख़त्म नहीं हो जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब हुआ कि उस पर वर्क करना, जो कम्युनिकेशन आया है, जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पर वर्क करना और उसका फीडबैक देना। ओके, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंक्लूडेड है। तो रीज़न भी बताना है हमें यहाँ और ये भी बताना है कि क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। नो, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस अनटिल फीडबैक इज़ गिवन टू द सुपीरियर। जब तक फीडबैक कंप्लीट नहीं दिया जाता है कि क्या रिस्पॉन्स रहा, उसको समझ आ गया तो उसने किया, कितना किया, क्या वो एग्री है, डिसएग्री है, जो भी बात है वो सारी उसको फीडबैक करनी होगी। फीडबैक इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शन ऑफ द रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ सेंडर, कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो उसको प्रॉपर्ली समझा या नहीं समझा। सो आई मस्ट रिस्पॉन्ड, यानी आपको क्या बन के कहना है, क्योंकि आपके पास आया था, आपको बोला था मिडिल लेवल का आप मैनेजर हो, मिडिल लेवल पे आप वर्क करते हो, तो सो आपको आंसर देना है, अपने आप को एज्यूम करके उस पोजीशन पे फिर आंसर देना आपको। सो आई मस्ट रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड बाय गिविंग द रिप्लाई टू लेटर, गिविंग रिएक्शन टू द मैसेज एक्सेट्रा। हमें क्या है, मैसेज का रिएक्शन देना होगा, फीडबैक देना होगा अपने सुपीरियर को, तभी वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा। अच्छा, आप लोग एक बात स्पेशल ध्यान रखेंगे, केस स्टडीज़ में अगर आपको कुछ भी एज्यूम करने को कहा जाता है तो आपका आंसर उसी तरीके का होना चाहिए कि आपने वो एज्यूम किया है। अगर आपको एज अ मैनेजर बोल रहे हैं तो आप अपने आप को एज अ मैनेजर करके और फिर आंसर देंगे। अगर आपको सुपरवाइज़र बोला है तो आप अपने को एज अ सुपरवाइज़र करके आई के तरीके से आंसर देंगे। ठीक है ना, कि आपको खुद को कैसा करना है, तो वो आंसर आपको अपने तरीके से देना होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर में क्वेश्चन को इंक्लूड करें, क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करें, अपने आप से ही सारा आंसर ना दे दें। आपको अगर इतनी बड़ी केस स्टडी दी है तो उस केस स्टडी की बातों को अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे इसमें अमित और मिक्की का नाम आना चाहिए था, कम्युनिकेशन वाला जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको क्वेश्चन की दी गई इन्फॉर्मेशन को अपने आंसर में इंक्लूड करना होता है, तभी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन। प्रमोद वाज अ सुपीरियर एट अनुपमा आटा फैक्ट्री। द फैक्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल्स आटा एवरी डे। प्रमोद क्या करता है, सुपरवाइज़र है, कहाँ पर, आटा फैक्ट्री में। ओके, और उस आटा फैक्ट्री में 200 क्विंटल जो आटा है वो एवरी डे मैन्युफैक्चर होता है। हिज जॉब वाज टू मेक श्योर दैट द वर्क goes on smoothly and there was no interruption in production। उसका काम क्या है कि वर्क स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है इस बात को देखना, और कोई भी इंटरप्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है प्रोडक्शन में, इस बात को चेक करना। ही वॉज अ गुड लीडर, ही वुड गिव ऑर्डर्स ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हिज सबॉर्डिनेट्स। वो जब भी ऑर्डर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को तो अपने सबॉर्डिनेट्स से कंसल्ट करके फिर ही देता है, यानी डिसीजंस लेता है तो वो सबॉर्डिनेट से बात करके फिर लेता है।
वर्कआउट द पॉलिसी विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप, और वो अपने ग्रुप यानी अपने सबॉर्डिनेट से, अपने पूरी ग्रुप से, अपने लेबर से, जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके साथ हैं उनसे बात करके और फिर ही कोई वर्क करता है या उससे रिलेटेड ऑर्डर्स रेडी करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, अपने सबॉर्डिनेट को इम्पोर्टेंस दे रहा है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद। प्रमोद कौन सी लीडरशिप स्टाइल को यूज़ कर रहा है यहाँ पर, ये आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल यूज़ कर रहा है, कौन सी कर रहा है। 3 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रूल। ओके, यहाँ कौन सी ऑटोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट के जो थिंकिंग है उनको इंपॉर्टेंस दे रहा है, उनके सजेशंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो ऑटोक्रेटिक तो नहीं है। यहाँ फ्री रूल भी नहीं है, इसने फ्री भी नहीं छोड़ रखा है इतना कि अपने आप ही सारे डिसीजन ले, वो उसने क्या कर रखा है, डेमोक्रेटिक। यस, दिस आंसर, द आंसर इज, दिस क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। Democratic style of leadership. A democratic leader favor decision making by the group. This improves the attitude of the employee towards their job and the organization, thereby increasing their morale. डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो यूज़ करता है, उस स्टाइल को जो यूज़ करता है, उसकी वजह से वो डिसीजन किससे लेता है, अपने ग्रुप के साथ मिलकर लेता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और लीडर के लिए भी, ठीक है, और उससे उनका मोरल इंक्रीज़ होता है, वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करने के लिए मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग दिस स्टाइल इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिट, इट अलाउ दैम, सबॉर्डिनेट को, to become part of the team and help leader to make better decision. ये दोनों तरफ से हेल्प करता है, लीडर्स को हेल्प करता है कि वो अच्छे से अच्छे डिसीजन लेता है, और सबॉर्डिनेट को हेल्प करता है कि वो अपने आप को टीम का मेंबर समझते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि हाँ, हमारी थिंकिंग को, हमारे सजेशंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो वो अपने आप को टीम का मेंबर समझते हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से ये बेनिफिट मिलते हैं कि ग्रुप के सजेशन लेने से ग्रुप का मोरल इंक्रीज़ होता है, एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज़ होता है, वो और ज़्यादा लीडरशिप जो है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, लीडर को अच्छे डिसीज़न लेने में हेल्प करती है, और टीम स्पिरिट के साथ सारे वर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस्टर नरेश इज़ वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन वोरा लिमिटेड। हिज सबॉर्डिनेट्स आर मोस्टली इंजीनियर्स एंड क्वालिफाइड टेक्नीशियंस। वो जो मिस्टर नरेश हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर है, कहाँ पर, वोरा लिमिटेड में, और उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो जनरली क्या है, अच्छे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं। एज अ मैनेजर ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। डज नॉट लिसन एनी सजेशन और फीडबैक गिवन बाय हिज सबॉर्डिनेट। वो अपने सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस और फीडबैक्स को बिल्कुल नहीं सुनते, यानी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ही एक्सपेक्ट्स them to following his instruction without any question and does not allow them to give suggestion. वो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने सबॉर्डिनेट से ये चाहता है कि वो अपने सजेशन बिल्कुल भी ना दे, और जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो करे। ओके, तो क्वेश्चन देखिए अब इसमें क्या पूछा है केस स्टडी में, व्हाट लीडरशिप स्टाइल डज द मैनेजर फॉलो। मैनेजर कौन सी लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो सजेशंस को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, सो दैट डेमोक्रेटिक तो नहीं है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ रखा, तो वो फ्री रूल भी नहीं है। कौन सी है, ऑटोक्रेटिक, क्योंकि सारे डिसीजन वो खुद ले रहा है और सबॉर्डिनेट्स को बिल्कुल भी पावर नहीं है अपने सजेशंस देने की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इज सच ए लीडरशिप स्टाइल बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, और स्टेट एनी वन वैल्यू बीइंग ओवरलुक बाय हिम। कौन सी एक वैल्यू है जो वो ओवरलुक कर रहा है, यानी यहाँ पर कौन सी एक वैल्यू है जो ध्यान नहीं दी जा रही, किसके थ्रू, नरेश के थ्रू। ओके, तो आंसर देखिए इसका क्या होगा। आंसर फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। यस, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज़ हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट इज द लीडरशिप स्टाइल इज़ इफेक्टिव। ये लीडरशिप स्टाइल कब इफेक्टिव हो सकती है, इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मैनी सिचुएशन लाइक इन अ फैक्ट्री वेयर द सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड हैज़ टू इंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी। कब अच्छी रहती है, जब आपको प्रोडक्शन बिल्कुल टाइम पर कराना हो, तो स्ट्रिक्ट होने के कारण टाइम पर प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, और डिसीजंस लेने में बेटर रहती है, क्योंकि हम अपने सबॉर्डिनेट से कोई सजेशन ले नहीं लेते हैं, और जो डिसीजन लेना होता है वो मैनेजर अकेला खुद से ही लेता है, लीडर खुद ही लेता है, सो दैट क्विक डिसीजंस हो पाते हैं। वैल्यू कौन सी ओवरलुक हो रही है इस केस स्टडी में,
क्या हो रही है, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, किसको, अदर्स के ओपिनियन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और औरों को इनिशिएट नहीं करने दे रहे, वो अपने सजेशंस नहीं दे पा रहे, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, वो अगर ऑर्डर्स में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो उसको नहीं कर पा रहे, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो करना होता है। सो दैट यहाँ दो वैल्यूज़ ओवरलुक हो रही है, फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन एंड इनिशिएटिव नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से बेटा आज हमने ये कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ देखी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से आंसर करना है वो भी मैंने बताया है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते हैं अगर, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन ए बी सी पार्ट में अगर होता है तो अपना आंसर भी ए बी सी पार्ट में ही दें और एग्जैक्ट वही आंसर दें जितना पूछा गया है। ज़रूरत से ज़्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वही लिखना है, वही बताना है जितना पूछा गया है क्वेश्चन में। ओके, तो केस को अच्छे से स्टडी करके और फिर हमेशा आपको आंसर देना है। इन सब की प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर दें क्योंकि बोर्ड अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन केस स्टडीज़ के ही देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में से किस तरीके की केस स्टडीज़ बनती है। ओके, तो आज ये केस स्टडीज़ हमने डिस्कस करी, होप करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो बेटा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।